So today we are going to discuss the next questions in the series of p block elements. क्वेश्चन नंबर 7.1 जो कि हमारी इंटेक्स क्वेश्चंस भी कह सकते हैं या फिर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी मिलने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम टोटल 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है दैट इज़ वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। एक क्विक रिकैप है, क्विक रिविजन है। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में लेकर के नहीं जाएंगे, जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, जो वन लाइन कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये केवल क्विक रिकैप है या रिवीजन है, जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को डिटेल में ना लेकर के केवल उनके वन लाइन आंसर देखेंगे या उनके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केवल उसको यहाँ पर हम मार्कआउट करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पेंटाहेलाइड और ट्राईहेलाइड्स की बात की गई है, अब हम बात करें 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी और देन बिस्मथ। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी के एलिमेंट्स को हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन का जो ट्राईहेलाइड होता है दैट इज़ NH3, लेकिन नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती। पहली चीज़ तो यहाँ से ये रिलेशन मुझे मिलता है। ये क्वेश्चन भी है जो NCERT का ही है कि वाई नाइट्रोजन का ट्राईहेलाइड पॉसिबल है लेकिन पेंटाहेलाइड पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न क्या था? ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इन द नाइट्रोजन। डी ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो पेंटाहेलाइड फॉर्मेशन नहीं कर सकता और इसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं आ पाती या पॉसिबिलिटी नहीं आ पाती। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेंटाहेलाइड्स और ट्राईहेलाइड्स की, वो बेसिकली फॉस्फोरस के केस में है। तो फॉस्फोरस का ट्राईहेलाइड मैंने ले लिया, फॉस्फोरस का पेंटाहेलाइड मैंने ले लिया। अब वो हमसे ये कह रहा है कि जो पेंटाहेलाइड है वो बेसिकली ट्राईहेलाइड से ज़्यादा कोवेलेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इन पेंटाहेलाइड्स होगी +5, जबकि इन ट्राईऑक्साइड फॉस्फोरस रिप्रेजेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जो मेटल आयन होते हैं बेसिकली, अगर हम मेटल आयन को देख करके चल रहे हैं, उन पे जितना ज़्यादा चार्ज आ जाए, जैसे मैं मैंगनीज़ की बात करूं तो मैंगनीज़ एक +2 स्टेट वाला मैंने लिया मेटल है, एक मैंगनीज़ मैंने +7 स्टेट वाला लिया। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर को दिखाते हैं, क्योंकि शेयरिंग जो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। तो ये जो पोलराइजिंग पावर है बेसिकली वो हाई चार्ज पर डिपेंड करती है। बेसिकली यहाँ पे नॉन मेटल के लिए डिफाइन किया जाएगा, क्योंकि हम पेंटाहेलाइड या ट्राईहेलाइड की जब बात करेंगे तो वो फॉस्फोरस के केस में है, और फॉस्फोरस कैसा है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ट्राईहेलाइड या पेंटाहेलाइड होते हैं उनमें चार्ज आपको चेक करना है। जैसे हमने एक रिलेशन कल देखा था ऑक्साइड्स के केस में कि P2O3 था और P2O5 था, तो मैंने ये कहा कि विच इज़ मोर एसिडिक, तो मैंने कहा P2O5 इज़ मोर एसिडिक। रीज़न क्या था? क्योंकि फॉस्फोरस रिप्रेजेंट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स पेंटा ऑक्साइड। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजिंग पावर को दिखाएगा, उतना ही ज़्यादा वो कोवेलेंट होगा। तो एक ही क्वेश्चन से 3 तरीके के अलग अलग रीज़न हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.2 गिवन इज वाई इज BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगेस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन देखें तो वो कुछ इस टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं जो हमने देखे थे। बेसिकली EH3 अगर E रिप्रेजेंट करता हो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को, तो ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्राइड्स का। अब क्या होता है जब हम डाउन टू ग्रुप आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जनरली वो जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होती हैं। तो BiH3 इज द, इसके अंदर जो बिस्मथ है वो बेसिकली मेटालिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस करने की, डाउन टू ग्रुप क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। इसी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, या फिर उनकी जो रिडक्शन की नेचर होती है वो बढ़ती चली जाती है डाउन टू ग्रुप। तो बेसिकली जब हम इनके हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन देखते हैं तो ये आता है सबसे पहला NH3, देन आता है PH3, देन आता है ASH3 जो कि नॉन मेटालॉइड है सॉरी, और फिर आ जाता है SbH3, ये भी एक मेटालॉइड है, और लास्ट हमारे पास आता है BiH3 जो कि एक मेटल का हाइड्राइड है। अब ये वाला क्या है? बेसिकली नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। ये दोनों क्या है? मेटालॉइड। और तीसरा लास्ट वाला जो बचा हमारे पास वो गया मेटल। और जो स्टेबिलिटी होती है डाउन टू ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स की डिक्रीज होती है। ये हमने इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में देखा था कि जैसे जैसे आप डाउन टू अर्ड्स आते हो, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो, तो इनके हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जितना ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव हो गया। तो BiH3 जो है वो मोस्ट रिएक्टिव देखा जा रहा है इसके अंदर। BiH3 ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से या फिर इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी होने की वजह से आसानी से क्या कर देता है, अपने हाइड्रोजन की हेल्प से दूसरी चीज़ को रिड्यूस कर देता है, यानी अपने हाइड्रोजन को ये पार्टिसिपेशन दिलवा देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं BiH3 इज द
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द हाइड्राइड्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 7.3 इज गिवन वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इसका रीजन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि बेसिकली नाइट्रोजन के अंदर इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है दैट इज़ 4, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 5। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरे के भी 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इसकी बॉन्डिंग को लेकर के, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ट्रिपल बॉन्डिंग है, और ट्रिपल बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो गई। अब बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से इसके बॉन्ड को तोड़ने में हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये अनरिएक्टिव हो जाएगा या लेस रिएक्टिव हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर बेसिकली एक इनर्ट गैस की तरह ही काम करती है, क्योंकि नाइट्रोजन डायटोमिक गैस की फॉर्म में मिलती है, और पी पाई बॉन्डिंग की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसमें हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए इसके बॉन्ड को, और ये एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। हमें अमोनिया की यील्ड बढ़ानी है, तो हमने रिएक्शन देखी थी अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए 1:3 में रेशो हमने लिया था, दैट इज N2 + 3H2 गिव्स, बेसिकली बन जाती है यहाँ पे 2NH3 अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस की फॉर्मेशन में अगर मुझे इसकी यील्ड अच्छी लानी हो, यानी कि मुझे अमोनिया का अमाउंट बढ़ाना हो, अमोनिया को ज़्यादा परसेंटेज में बनानी हो, तो मुझे हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 200 एटमॉस्फेरिक होगा। अगर मैं इसको पास्कल में बदलूँ तो ये हो जाता है 200 × 10⁵ पास्कल। इसे पास्कल में भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पावर आ जाएगी 10⁵। कैटलिस्ट इसमें टेम्परेचर जो होता है ऑलमोस्ट 700 केल्विन के आसपास होता है। 700 केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं देखूं तो 10th क्लास में अभी तक हमने पढ़ा था केवल आयरन और मोलिब्डेनम, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसमें हम आयरन का ऑक्साइड यूज़ करते हैं Fe2O3 एज अ कैटलिस्ट, और उसके साथ स्मॉल अमाउंट जो कि एक प्रोमोटर का काम कर रहे हैं, दैट इज़ K2O पोटेशियम ऑक्साइड है, और Al2O3 दैट इज़ एल्यूमिना। ये दोनों एज अ प्रोमोटर इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम अमोनिया के अमाउंट को या उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं ड्यूरिंग दी केमिकल फॉर्मेशन या रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.5। इट स्टेट्स दैट हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव। तो बेसिकली कॉपर आयन का टेस्ट और सिल्वर आयन का टेस्ट है ये। पीपीटी में मैंने समझाई भी थी ये चीज़ें कि कॉपर आयन के टेस्ट और सिल्वर आयन के टेस्ट एग्जामिनेशन में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और पूछे भी जाते हैं, और रिएक्शन बहुत कॉमन है, कोई इशू नहीं है कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, कॉपर आयन की रिएक्शन को करा देना है अमोनिया के साथ। अगर कॉपर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया आसानी से उसके साथ रिएक्शन कर लेगी। अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसका मतलब ये होगा कि अमोनिया रिएक्ट नहीं करेगी कॉपर आयन के साथ। अब पता कैसे चलेगा कि कॉम्प्लेक्स बना है? बेसिकली कॉपर आयन का एक्वस स्टेट में कलर होता है ब्लू। अब ब्लू कलर जब लिक्विड अमोनिया से या एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो वो बेसिकली अपने कलर को चेंज कर देगा डीप ब्लू कलर में। अभी एक ब्लू, जैसा कि बेसिकली अगर मैं कहूँ लाइट ब्लू जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अलावा एक डीप ब्लू कलर हो जाएगा जिसको हम नेवी ब्लू भी बोलते हैं, बहुत डार्क ब्लू हो जाता है, उसको हम डीप ब्लू के नाम से जानते हैं। अगर ये ब्लू कलर डीप ब्लू में चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर आयन एंड अमोनिया विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि कॉपर का अमोनिया आयन होगा, यानी टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हमारे पास इसका आयन बना हुआ है। यानी इसमें हुआ क्या है कुल मिलाकर के, इसके पीछे के रीज़न को अगर मैं कहूँ कि ये जो अमोनिया है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कैसे दे रही है, क्योंकि ये एक लुईस बेस है, और लुईस बेस कैसा है? वीक लुईस बेस है, जो अब क्या करेगा, वीक लुईस बेस होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और कॉपर आयन के साथ यानी कॉपर मेटल के साथ एक बॉन्डिंग बना लेगा, एक लिंकेज बना लेगा। यानी कि यहाँ पे एक लाइगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और इसके बाहर जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो एब्सेंस है, जिसकी वजह से आयन है। अगर आयनाइजेशन स्फीयर होता तो ये कंपाउंड कहलाता। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 की स्ट्रक्चर में हमसे पूछा इसकी कोवेलेंसी क्या आने वाली है। तो सीधा सीधा सा मैंने कहा कि नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। N2O5 हो या इसका कोई भी ऑक्साइड हो, उसमें हमेशा कोवेलेंसी इसकी 4 ही रहने वाली है। और इसकी प्रिपरेशन यानी इनकी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे मैंने बताया था, जितने हमारे पास नाइट्रोजन है पहले उनको रिप्रेजेंट कर दो। अब 5 ऑक्सीजन है टोटल, एक सिमेट्री स्ट्रक्चर बनानी है, तो मैंने क्या किया, 2 ऑक्सीजन यहाँ डाल दिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ डाल दिए और एक ऑक्सीजन बीच में लगा दिया। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले इनकी कोवेलेंसी को रिप्रेजेंट कर दो। नाइट्रोजन की टोटल 4 थी, तो 1 2 3, और इस पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, या
ये मेरा डबल बॉन्ड ऐसे लग गया, 4 हो गई इस वाले नाइट्रोजन की कोवेलेंसी। नेक्स्ट नाइट्रोजन की देखते हैं हम, 1 2 3 4, ये इसकी कोवेलेंसी 4 पूरी हो गई टोटल। लेकिन नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट, क्योंकि 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑक्टेट में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बीच वाला ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन पे अभी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो पड़े हुए हैं 2 हमारे पास एक्स्ट्रा, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के पास अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बेसिकली क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को ट्रांसफर कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनके ऊपर चार्ज बन जाएंगे। नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन भी हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर एक्सेस आ जाएगा। ये ऑक्सीजन भी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हम इसकी इस स्ट्रक्चर को कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, मतलब नीचे वाला ऑक्सीजन ऊपर, ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे, ऐसे ही नीचे वाला ऑक्सीजन ऊपर, ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। अब कोवेलेंसी उसने पूछी थी हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, हमने स्ट्रक्चर बना ली पहले इसकी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर कोवेलेंसी अगर मैं देखता हूँ तो वो कितनी आ रही है? +5 +4 ही आ रही है। ये 4 ही बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ देयर इट्स ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये आ गया, बॉन्ड एंगल इन फॉस्फोनियम आयन इज हायर देन दैट ऑफ द फॉस्फीन। बेसिकली अब 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एक फॉस्फीन है जो कि एक गैस है, एक फॉस्फोनियम आयन है, ये हमें आयन की स्टेट पर मिल रहा है जो एक्वस स्टेट में होता है। अब ये हमसे कह रहा है कि जो pH4 का आयन है, जो pH4 का बॉन्ड एंगल है वो pH3 से ज़्यादा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम कहीं पर भी एकेडमिक के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, रीज़न हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चंस का हमें क्या चेक करना होता है? वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूँ फॉस्फीन में फॉस्फोरस का, तो सबको मालूम है फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इन फॉस्फीन मिलता है हमें sp3, जो बेसिकली pH3 है। अगर मैं इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता हूँ इसका, तो वो कितना मिलने वाला है मेरे को? sp3 मिलने वाला है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? पिरामिडल हो जाती है। ये स्ट्रक्चर हमने देखी भी थी ड्यूरिंग दी चैप्टर, जब हमने डिस्कस किया था कि जो फॉस्फोरस है वो इस तरीके से कनेक्टेड होता है और ये हमारे पास एक पिरामिड बन जाता है। तो पिरामिडिकल इसकी स्ट्रक्चर होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं pH4 पॉजिटिव की, तो pH4 पॉजिटिव में यहाँ पे मैंने 1 2 3 और ये चौथा हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब वैसे अगर मैं जनरली बात करूँ बिना हाइड्रोजन के pH3 में, तो pH3 में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, पिरामिड ये लोन पेयर की वजह से ही बन पा रहा है। लेकिन जब pH4 की बात आती है तो उस केस में इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन कर लेता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये वाली इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो जाती है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन गया pH4। अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया फॉस्फोरस पे, जिसकी वजह से हम इस पे दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका लोन पेयर क्या हो गया? टूट गया। इसका लोन पेयर टूटने का मतलब है उसके लोन पेयर में केवल अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, या आप ये कह लो दूसरी लैंग्वेज में कि इसके लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो बेसिकली यहाँ पे एब्सेंस हो गई कि pH4 पॉजिटिव के अंदर एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, यानी देयर इज नो लोन पेयर और देयर इज नो लोन पेयर बॉन्ड प्रेजेंट। इसकी वजह से यहाँ पे एक, जैसे हम फॉस्फीन को बनाए तो ये लोन पेयर बेसिकली इस बॉन्ड को रिपेल कर रहा था, ये भी रिपेल कर रहा था, क्योंकि जब हम इनकी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ ऐसी बनती है। ये आ गया मेरे पास लोन पेयर यहाँ पे, तो ये लोन पेयर ने इसको रिपेल किया, ऐसे ही इसको रिपेल किया, तब जाकर के हमारी स्ट्रक्चर थोड़ी सी नीचे की तरफ टिल्ट हो गई, सारे बॉन्ड नीचे की तरफ टिल्ट हो गए। लेकिन जब लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वहाँ खाली एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्जन नहीं कर पाएगा इन बॉन्ड्स के बीच में कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाए। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है कि pH3 के अंदर जो फॉस्फीन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर वहाँ पे रिपल्जन पाया जाता है। लेकिन अगर हम फॉस्फोनियम आयन की बात करते हैं तो फॉस्फोनियम आयन में लोन पेयर की जगह पर एब्सेंस होती है एक इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन नहीं बन पाता और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू दी pH3। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर है। अगर देखो तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है कि ये वाला लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है, ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली फॉस्फीन की है। फॉस्फोनियम आयन में लोन पेयर की जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हुई है उसको हमने प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 7.8 इज गिवन, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला एक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आ जाता है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ही क्यों हमने डाला। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है इनर्ट का, कि वहाँ पे एक इनर्ट गैस यूज़ की जा सकती है। तो हम एक नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते थे। मुझसे पूछा भी था मुस्कान ने ये क्वेश्चन कि नाइट्रोजन गैस का हमने यूज़ क्यों नहीं किया। हम यहाँ पे अगर नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली सोडियम के और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे जाएगा और सोडियम का अजाइड बना देगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इनर्ट गैस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। लेकिन उसकी जगह हमने यूज़ किया है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि एक अच्छी इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है आफ्टर द नाइट्रोजन। तो हो क्या रहा है कि व्हाइट फॉस्फोरस तुमने ले लिया P4, टेट्राएटॉमिक स्टेट है। हमने कहा इसको कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में डाल लें। सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन है बेसिकली। अब एक्वस का मतलब पानी भी हमें साथ में लेना होगा, तो ये हो गया NaOH और ये हमने साथ में ले लिया वाटर मॉलिक्यूल। अब ये रिएक्शन मैंने पहले बताई थी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शंस हैं ये जिनमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं देखूँ फॉस्फोरस से फॉस्फीन के बनने में, तो फॉस्फोरस रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखा रहा है, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब इस वाले में अगर मैं बात करूँ जो बन रहा है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, उसके अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट सोडियम का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, टोटल हो गया 3। ऑक्सीजन का हो गया 3 2 × 4 माइनस का, तो बेसिकली माइनस की 1 बची। यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे फॉस्फोरस की -1 रिप्रेजेंट हो रही है। एक तरफ +3 है, एक तरफ -1 है, और यहाँ पे कितनी है फॉस्फोरस की 0। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं और एक जगह पर वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, एक जगह पर वो रिड्यूस हो रहा होता है। तो फॉस्फोरस से फॉस्फीन बनने में वो रिडक्शन दिखा रहा है, फॉस्फोरस से सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनने में वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हम इसको CO2 के एनवायरनमेंट में क्यों गर्म कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हम इसको बॉइलिंग करते हैं तो वहाँ पे CO2 का एटमॉस्फेयर डाला जाता है और व्हाइट फॉस्फोरस डिकम्पोज होकर के हमें क्या देता है, फॉस्फीन देता है। फॉस्फीन बेसिकली एक गैस होती है जिसको होम सिग्नल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर यूज़ ना करूँ तो ये रिएक्शन बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन होने के बाद यहाँ पे फॉस्फीन हमें प्योर स्टेट पर नहीं मिलेगी, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जो कि फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब PCl5 को आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है इन PCl3 और Cl2, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा और साथ में मिलेगी हमें Cl2। क्यों मिलेगा ऐसा, क्योंकि PCl5 जो है बेसिकली कैसी पोजीशन जुड़ी होती है, देखो 3 Cl जुड़े होते हैं इसके पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से, और 2 जुड़े होते हैं एक्सियल पोजीशन पर, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। तो यहाँ से ये बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर की साइड से, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है नीचे की साइड से। तो ये जो एक्सियल वाले क्लोरीन होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ होती है बड़ी। बॉन्ड लेंथ जब बड़ी होगी तो वो बॉन्ड कैसा माना जाएगा, वीक माना जाएगा। तो एक पिरामिड के ऊपर वाला बॉन्ड एक पिरामिड के नीचे वाला बॉन्ड इन प्लेनर ट्राइगोनल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। 2 क्लोरीन एटम इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं फॉर्मेशन करते हुए क्लोरीन गैस का। तो PCl5 को जैसे ही आप गर्म करोगे तो PCl3 की फॉर्मेशन होगी, जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर पे बना रहेगा सेम ऐसी, क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ और फॉस्फोरस बीच में सेंटर पे। बाकी के जो ऊपर का और नीचे का क्लोरीन था वो टूट जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और Cl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.10 गिवन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन करानी है मुझे किसके साथ, हैवी वाटर के साथ। अगर खाली वाटर कहता तो भी सेम रिएक्शंस को हम फॉलो करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हैवी वाटर बोला है तो हैवी वाटर होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। D2O इज नोन एज द ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज द हैवी वाटर। तो PCl5 को हमने D2O के साथ रिएक्शन कराई। अब D2O का पहले हमने कम अमाउंट डाला तो उसने फॉर्मेशन कर दी POCl3 की और DCl2 की। बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैं PCl5 को D2O की जगह H2O से रिएक्शन कराता तो ये फॉर्मेशन करता POCl3 और प्लस HCl। अगर मैं रिएक्शन में बैलेंसिंग देखूं टोटल की किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करने वाला है, तो PCl5 में टोटल 5 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन यहाँ कंज्यूम हो गए तो 2 यहाँ पे कंज्यूम होंगे, 2 हाइड्रोजन ये रहे मेरे पास, ऑक्सीजन भी पूरा कंज्यूम हो गया। बेसिकली ये DCl है, DCl2 नहीं है, यानी कि 2HCl की फॉर्मेशन होगी। अब जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही है वहाँ पे कुछ अमाउंट PCl5 का अनरिएक्टेड रह जाएगा और कुछ अमाउंट H2O का अनरिएक्टेड रह जाएगा, या फिर ये कह लो कि D2O का अनरिएक्टेड रह जाएगा, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ D2O से रिएक्शन कराई है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि एक्सेस में रिएक्शन हो रही है या नॉर्मल स्टेट पे रिएक्शन हो रही है, नॉर्मली हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो अगर हम अमाउंट बढ़ा देते हैं D2O का तो बेसिकली वो बना देता है जिस तरीके से H3PO4 बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा H3PO4 जो होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, है तो ये फॉस्फोरिक एसिड ही लेकिन ये ड्यूटीरियम का फॉस्फोरिक एसिड है, तो ऑर्थो ड्यूटूरो फॉस्फोरिक एसिड ये बेसिकली इसका कंपाउंड का नाम है। और HCl फिर से यानी DCl फिर से बाहर हो जाएगा। अगर मैं अब PCl5 में और भी एक्सेस अमाउंट में D2O की रिएक्शन करा देता हूँ तो भी ये क्या करेगा, D3PO4 ही बनाएगा और DCl सेपरेट होकर के बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसके पास 3 मॉलिक्यूल आएंगे तो अब इसके बाद आप कितना भी मैक्सिमम अमाउंट कर लो D2O का, वो हमेशा फॉर्मेशन किसकी ही देगा, D3PO4 की ही देगा, ड्यूटीरियम फॉस्फेट की ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो बेसिसिटी को अगर मैं पहले डिफाइन करूं, बेसिसिटी जो होती है वो एसिड्स के लिए काउंट की जाती है। इसका मतलब सही है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक जो होता है वो एक एसिड होता है और एसिड बेसिसिटी को पता लगाने के लिए हमें ये देखना होता है कि इस एसिड के पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि बेसिसिटी कितनी है तो हमें ये चेक करना होगा कि इस एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। जब हम बात कर रहे हैं एसिड की तो एसिड क्या रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि इस एसिड के पास टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, किस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेंगे, उसके बिहाफ पे हमें पता चलेगी इसकी बेसिसिटी। तो अब बेसिसिटी कैसे, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं भाई, अगर मैं यहाँ आता हूँ इस स्ट्रक्चर के पास तो फॉस्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अगर मैं इसको कहीं किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूँ तो ये यहाँ से H दे सकता है, यहाँ से H दे सकता है, यहाँ से H दे सकता है, यानी कि ये तीनों H इसके पास क्या होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी का डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन पाया जाता है ड्यू टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये कह सकते हो ड्यू टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये अपने हाइड्रोजन को रिलीव करा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। और दूसरी बात, इसको बोला जाता है ट्राई बेसिक एसिड, इसका जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। तो एसिड की क्योंकि बेसिसिटी हम चेक करते हैं तो इसलिए इनके नाम के पीछे बेसिक जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल था फॉस्फोरस की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जब हमने लास्ट NCERT से रिप्रेजेंट किया था कि H3PO3 यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को जब हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ के साथ ये रिड्यूस भी हो जाता है किसके अंदर, फॉस्फीन के अंदर। इसका मतलब हुआ कि H3PO3 अपने आप ही इंटरनली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +5 में और -3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब हम H3PO3 को गर्म करेंगे तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, और ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। ये रहा बेसिकली नाम कि ये रिएक्शन को हमेशा क्या नाम दिया जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नाम दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कल की क्लास के बाद, कल की वीडियो के बाद जो हमने देखे हैं। कल भी हमने ऑलमोस्ट 13 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज ये 12 क्वेश्चन हैं। NCERT से रिलेटेड ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस को तैयार करो, NCERT को थोरोली रीड आउट करो, कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करो।